हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट लेक्चर लाए हैं। और एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको कैलकुलस के ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें हम मेनली इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आपको बताएंगे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स का फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर अच्छे से समझ लें और इसके एप्लीकेशंस हम किस तरह से फिजिक्स के अंडर कर पाएंगे, इसे आप अच्छे से जान लें। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आप एक दिन फील कीजिएगा कि आपको फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशंस आप आसानी से समझ सकते हैं। इसे आप परफॉर्म करके, खुद से परफॉर्म करके डिराइव कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहले आज एक बार फिर से हम कैलकुलस का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में मैक्सिमा और मिनिमा फिजिक्स में कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें किसी भी पैरामीटर्स का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम मैथमेटिक्स के यूज से किस तरह से इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ हम लेते हैं, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, और हम मान लेते हैं यहाँ पर यह एज्यूम करते हैं यह फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब इस फंक्शन के ग्राफ पर जहाँ पर इसका हाइट आपको मैक्सिमम दिखेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर और यह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है तो यह मान लेते हैं एक्स का यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ए है, ठीक है। और इस हाइट पर अगर हम कंपेयर करें और हम कहीं से भी इस ग्राफ पर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो यह हाइट मैक्सिमम हाइट होगा। मतलब इस हाइट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इस हाइट को हम जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब यह जो हाइट होगा यह इस फंक्शन का x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए से। और यही एफ ए इस फंक्शन का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। और हम देख सकते हैं x इक्वल्स टू ए पे अगर हम ग्राफ पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यह टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। यह जो टेंजेंट है x इक्वल्स टू ए पे, यह टेंजेंट x इक्वल्स टू ए पे हमने इस फंक्शन के ग्राफ पे ड्रॉ किया है और यह x एक्सिस के पैरेलल है, जिस कारण से इसका स्लोप 0 होगा। चूँकि कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है इसका स्लोप 0 होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो देन यहाँ पे फंक्शन का एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर यह फंक्शन का यह जो वैल्यू होगा एफ एक्स, यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। x इक्वल्स टू ए पे यह जो मैक्सिमम हाइट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव जिसे हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, जो कि टेंजेंट्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये टेंजेंट्स के स्लोप का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें एक और लाइन इस पॉइंट से, ग्राफ के इस पॉइंट से अगर हम यह लाइन ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन को एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, अगर हम मान लेते हैं यह पॉइंट बी है, तो देख सकते हैं यह इस फंक्शन का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पर यह हाइट फंक्शन के जितने भी वैल्यू होंगे उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यही वैल्यू x इक्वल्स टू बी पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा। तो एट x इक्वल्स टू बी y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू।
एक्स इक्वस टू बी पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। और यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यह टेंजेंट एक्स इक्वस टू बी पर फंक्शन के ग्राफ पे जो हमने ड्रॉ किया है यह अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी फंक्शन का स्लोप मतलब एफ डैश मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव बी पर कितना होगा, 0 होगा, एफ डैश ए 0 होगा। ठीक है, तो थ्योरी और थ्योरम यह कहता है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के जिस पॉइंट पे होता है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, फैक्ट्स इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो देन एट x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए एक वैल्यू है। ठीक है, एफ एक्स x इक्वल्स टू ए पे एफ ए फंक्शन का वैल्यू एफ ए इज मैक्सिमम। फंक्शन का x इक्वल्स टू ए पे जो वैल्यू होगा जिसे एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का वैल्यू जिसे एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यह वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगा। कब होगा, जब यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। और दूसरा व्हेन पहला पॉइंट एफ डैश ए फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर 0 होना चाहिए, एंड दूसरा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ए पे निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होना चाहिए और फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार जो फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर चुके होते हैं उसके बाद फिर से हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू ए पे अगर निकालते हैं निगेटिव आता है तो x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी आपको समझाएंगे। एंड एट x इक्वल्स टू बी या एट x इक्वल्स टू ए एफ ए इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और यही x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम भी हो सकता है। तो ये कब होगा, x इक्वल्स टू ए पे जो फंक्शन का वैल्यू f है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा इफ सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर फिर से 0 होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ए पे। बट अगर एफ डबल डैश ए मतलब फंक्शन का अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस बार नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाए, एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस ए पर अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन का वैल्यू ए पर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, यह फंक्शन है और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं होंगे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शंस को रियल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर यह एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वह पॉइंट निकालना होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ एफ डैश एक्स जानते हैं dy बाई डी एक्स के वैल्यू को कहा जाता है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब बताया है। एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर यह y का एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस उसके बाद 5 इंटू एक्स है तो 5 को हम बाहर करेंगे
और dx बाय dx, फिर प्लस कांस्टेंट 6 का डेरिवेटिव। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 5 dx बाई dx 1 होगा और कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है 2x माइनस 5। यह हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वह नंबर फाइंड करना है जिस पे फंक्शन का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और उसके लिए सबसे पहले कौन सा x का वैल्यू होगा, उसके लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करना है। ठीक है, नो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर 2x माइनस 5 यहाँ पर फाइंड किया है, इसे हम यहाँ पर पुट करते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू 5/2 ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 से हमें x इक्वल्स टू 5/2 वैल्यू ऑब्टेन हुआ है। तो फंक्शन का अब 5/2 पे डेरिवेटिव 0 होगा, यह तो कंफर्म हो गया, यानी कि यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, जो भी होना होगा वह 5/2 पर ही होगा। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यह पता करने के लिए, यह मालूम करने के लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने निकाला है उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, मतलब इससे। ठीक है, और जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आप याद रखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसे सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू मिलती है वह फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और क्रिटिकल वैल्यू फंक्शन का जहाँ पर होता है, जिस वैल्यू पर, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है, और यह एक से अधिक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन किस तरह का एक्सप्रेशन है। जैसे यह लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर यह क्वाड्रेटिक होता तो हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू मिलते, तो किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यूज़ पे ही फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कि यह x इक्वल्स टू 5/2 पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो उसके लिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए जो एफ डैश एक्स का यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स को हमने लिखा है डी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें 2x माइनस 5 मिला है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले 2x का डिफ्रेंशिएशन में 2 बाहर होगा, dx बाई डी एक्स माइनस 5 d5 बाई डी एक्स, 2 dx बाई डी एक्स 1 होगा, 5 का 0 होगा यानी कि 2। मतलब हमें यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इसकी वैल्यू 2 यहाँ पर मिला है। अब हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो कि 5/2 है, इस पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 5/2। हम जानते हैं एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ पे हम 5/2 रखते, बट यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स के एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। और यह 2 आपको मालूम है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मतलब फंक्शन का इस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, तो यह 5/2 पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 5/2। फंक्शन का वैल्यू 5/2 पे मिनिमम होगा, और यह मिनिमम वैल्यू फंक्शन का 5/2 पे वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 5/2। और यह मिनिमम को MIN डॉट भी लिखते हैं, तो यह मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा वह फंक्शन का वैल्यू 5/2 पे कैलकुलेट करके निकालेंगे, वही होगा। तो f 5/2 निकालने के लिए हमें यहाँ पर एफ एक्स के एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है 5/2 रखते हैं। तो यहाँ x² है, तो x की जगह पे हम 5/2
का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, माइनस फिर 5 इंटू 5/2 और प्लस 6, ठीक है, रखते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 या f5/2 निकालने जा रहे हैं, और 5 5 जा 25/2 प्लस 6, एलसीएम हमारा 4 आएगा, 25 या 50 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो 25 और 24 मिलकर आपका 49 होगा, 49 माइनस 50/4, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पे -1/4। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -1/4 होगा, और यह मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, x = 5/2 पे। और इस फंक्शन का हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यह मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का किसी भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। इसे आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स के अंडर, ठीक है। आइए अब हम इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं। इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, फिर इसके रूल्स और इसके फार्मूलाज को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। यहाँ पे y = fx sin x, यहाँ पे फंक्शन fx sin x को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x है। अब अगर हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है और अगर हमें फंक्शन मालूम करना हो, तो हम एक नए तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे जिसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया रहता है और हमें उस फंक्शन के वैल्यू को निकालना होता है, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे उसका डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। तो अगर हमें यहाँ पर cos x जो कि sin x का डेरिवेटिव दिया है, अगर दिया रहेगा cos x, और हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर करने होंगे, और जिसको करने पर हमें ओरिजिनल फंक्शन sin x की वैल्यू मिलेगी, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे हमें cos x मिला था। तो इस कंडीशन में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करेंगे उसे इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे cos x dx sin x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव cos x के साथ हमने यहाँ पर यह सिंबल लगाकर, यह जो सिंबल हमने लगाया है यह सिंबल, और यहाँ पे dx लिखकर हमने यहाँ पर एक आंसर लिखा है sin x, जो कि sin x जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने किया था वो हमें यहाँ पे मिला है। तो यह इंटीग्रेशन का साइन है, या जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। और यह सिंबल आपको जो दिख रहा है यह सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरह से डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके फैक्ट्स को अब समझाने जा रहे हैं आपको। अब हम जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो हम यहाँ पर sin x प्लस c इसका डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं cos x, चूँकि यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव और c का डेरिवेटिव होगा। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, और c कांस्टेंट है, यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin x प्लस c का डेरिवेटिव भी cos x होगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर sin x नहीं बल्कि sin x प्लस c लिखना होगा, sin x प्लस c, ठीक है।
मतलब cos x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर sin x जो फंक्शन जिसे डिफ्रेंशिएट करने पे cos x हमें मिला था वो फंक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अननोन कांस्टेंट को इसके साथ प्लस या माइनस करके लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जिस फंक्शन को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और उसके इंटीग्रेशन के बाद जो हमें आंसर मिलता है, ठीक है, वह कहलाता है इंटीग्रांड। इंटीग्रांड नहीं, सॉरी, इंटीग्रल्स, ठीक है, यह इंटीग्रल्स कहलाता है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वह इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव कहलाता है, ठीक है। और जो फंक्शन यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है इसे इंटीग्रांड कहा जाता है, इंटीग्रांड। खैर हम उतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि काफ़ी दूसरे तरह के होते हैं, जो अभी आप क्लास 11th के शुरुआती स्टेज में इसे आप अच्छे से समझने में मतलब सहज फील नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका मेन पेपर मैथमेटिक्स होना चाहिए और आप इसे बहुत सारे मैथमेटिकल्स टर्म्स जिसमें डिफरेंशिएशन, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री ये सब जब पढ़ चुके होंगे तब आप जाकर इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज और उसके थोड़े बहुत रूल्स को जानेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा डेप्थ में हम आपको नहीं बता सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फैक्ट्स को लिखने जा रहे हैं। फैक्ट्स क्या है? इफ़ df(x) by dx इक्वल्स टू कैपिटल Fx, एक फंक्शन है स्मॉल fx, इसका डेरिवेटिव कैपिटल Fx अगर आता है तो देन d कैपिटल Fx, सॉरी, देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल Fx dx, ठीक है। इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया, हमें आंसर मिलेगा स्मॉल fx और प्लस c, ये तो लिखना ही है, ठीक है, प्लस c। यह जो आंसर है, यह जो इंटीग्रेशन है कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। यह आंसर यह इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन भी होते हैं। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जिस इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर प्लस सी मतलब फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट दिख जाए प्लस या माइनस के फॉर्म में, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के प्रोसेस को परफॉर्म किया है, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़े से अलग होते हैं, या जो इंटीग्रेशन के सिंबल होते हैं इसके ऊपर और नीचे दो नंबर जिसे लिमिट्स कहा जाता है, इसे हम अभी थोड़ी देर के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स, इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स जिसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला इंटीग्रल्स जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है वह होता है x⁻n, ठीक है, x⁻n dx, और इसका आंसर होता है x⁻n+1 by n+1 प्लस c। आपको याद रखना है यहाँ पे n कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन या इसका एग्जांपल x⁻6 dx, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x का जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है और यही n+1 से होल में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, तो हम 6+1 x पे पावर 6+1 by 6+1 प्लस c, जिसे हम बाद में लिख सकते हैं x पे पावर 7 by 7 प्लस c, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। यह इसका एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x⁻³ dx, तो यहाँ पे फिर से x⁻³ by -3+1 प्लस c, जिसे हम लिख सकते हैं x⁻³ मिलकर -2 होगा और -2 प्लस c, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बट आप जानते हैं माइनस जो नीचे होता है उसे जो बाय का साइन होता है, मतलब पूरे टर्म का जो साइन होगा अल्टीमेटली उसके फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऊपर में इस टर्म का साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस बाय माइनस पूरे टर्म का साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
x⁻² प्लस c। ठीक है, यह सबसे पहला इंटीग्रल है और इसका काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा इंटीग्रल, अगर x का पावर -1 हो, x का पावर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। ठीक है, x का पावर अगर -1 होगा तो हमें x⁻n का फार्मूला नहीं लगाना है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। ठीक है, तीसरा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। फोर्थ, a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x बाय log a प्लस c होता है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए a जो कि बेस है यह पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी 1 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं 2⁻x dx से, 2⁻x dx, तो इसे कंपेयर करते हैं a⁻x dx से, तो इसका आंसर a⁻x बाय log a हमें लिखना होगा। तो a⁻x तो खुद यही है 2⁻x बाय log a यहाँ पर बेस कौन है 2 है, और प्लस c, यह इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस c होता है। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है। sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। ठीक है, cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x होता है। ठीक है, cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x होता है। फिर आपका tan x का इंटीग्रेशन log mod, और यहाँ पर प्लस c आपको सारे इंटीग्रेशन में लगाना होगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अंडरस्टूड है, सारे में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक टर्म में एक पार्ट फंक्शन वाला होगा आंसर और दूसरा प्लस c, इसे लिखना होगा। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c होता है। ठीक है, यह log है, और यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि log का बेस होता है, और यहाँ पर जब भी log हम लिखते हैं log x, तो इसका मतलब होता है log x ऑन बेस e। ठीक है, मैथमेटिक्स में log x का मतलब log x विथ बेस e, जानबूझकर बेस e नहीं लिखा जाता है तब। फिर cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c होता है। ठीक है, log mod sin x प्लस c होता है। उसी तरह से sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। ठीक है, फिर cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। ठीक है, cosec x माइनस cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। ये सब आपको याद रखने होंगे, नहीं तो आप इसके एक लिस्ट बना लें। जब भी आप कुछ डेरिवेशंस कर रहे होंगे या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कैलकुलस या मैथमेटिकल टूल्स के यूज होंगे, तो आपको प्रॉपर्ली मैथमेटिकल टूल्स का एक बुकलेट जो बहुत ही कम पेजेज में हमको लगता है आ जाएगा, आप इसे बनाकर जब भी आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हों तो आप अपने पास में रखें, और इसके यूजेज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावे 1/√1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, फिर 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। ठीक है,
1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स नहीं, सेक इनवर्स एक्स। 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, बट हमने अभी तक जो भी फार्मूला आपको बताया है, आपका इतने फार्मूला में ही काम चल जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ नए तरह के फार्मूला अगर यूज होते हैं तो आपको उसी समय वहाँ पर बताया जाएगा, लेकिन आप यह मिनिमम फार्मूलाज को आप यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशंस के रूल्स कि इंटीग्रेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से अप्लाई करके हम इंटीग्रेशंस को फाइंड कर सकते हैं, इन रूल्स को उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। रूल्स भी बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर आपको बेसिक रूल्स जो कि एकदम शुरुआती रूल्स हैं सिर्फ उसे ही यहाँ पर बताएंगे, और उसी का यूज़ काफ़ी होता है। पहला रूल है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स। के क्या है यहाँ पे? के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। तो के इंटू अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो हमें कांस्टेंट के को बाहर करना है, के को बाहर करना है इंटू एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल 3 इंटू एक्स पे पावर 4, ठीक है। 3 इंटू एक्स पे पावर 4 इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और एक्स पे पावर 4 फंक्शन है, और यहाँ पे 3 इंटू हुआ है, तो हम यहाँ पर 3 को सबसे पहले बाहर लिखेंगे और इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन। 3 इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। अब प्लस सी तो हमें लगाना ही होगा। अब यह 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर हमें यहाँ पे 3 बाय 5 और एक्स की पावर 5 प्लस सी, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स एफ एक्स माइनस पी टाइम जी एक्स ए क्यू एक्स सो ऑन, ठीक है। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो और सारे टर्म में फंक्शन किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड आपको दिखाई देगा, और नहीं अगर कुछ रहता है तो जानते हैं 1 होता है। तो इस तरह के अगर इंटीग्रेशंस के सिचुएशन अगर आ जाते हैं तो हर एक टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो सबसे पहले हमें के इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और के यहाँ पे एफ एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो के को बाहर करके हम सबसे पहला टर्म इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखना है कौन सा साइन है, तो साइन लिखेंगे, और यह फंक्शन है, और अगर कोई कांस्टेंट अदर देन 1 है तो उसे हम बाहर कर लेते हैं, जी एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डी एक्स लगाना है। मैंने आपको बताया नहीं था, अगर फंक्शन वेरिएबल एक्स में है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। जो यह वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। डी तो रहेगा ही, अगर यहाँ पर एफ टी होगा, अगर यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे हमें डी टी होना चाहिए। एफ टी है और डी एक्स है तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। फंक्शन अगर वेरिएबल टी में है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी ही होता है, ठीक है। अब तीसरा टर्म में a इंटू क्यू एक्स है, तो a को हम बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स और प्लस सो ऑन, ठीक है। आगे जिस तरह से यहाँ पर दिए रहेंगे टर्म्स, उसी तरह के इंटीग्रेशंस को हमें इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। पाई कॉस एक्स माइनस 3 ई एक्स प्लस 6 बाय एक्स प्लस 7, ठीक है। एक फार्मूला हम आपको नहीं बताए थे, ये आप जान लें, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होता है। अगर सिर्फ डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी तो होगा ही। तो अब सबसे पहले हम इसे अलग अलग टर्म के इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारा पाई इंटू कॉस एक्स है, तो पाई बाहर हो जाएगा, और यह कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। 3 इंटू एक्स में हमें 3 को बाहर करना होगा, एक्स डी एक्स, और 6 बाय एक्स का मतलब क्या होता है, 6 बाय एक्स का मतलब 6 इंटू 1 बाय एक्स, तो 6 बाहर हो जाएगा। तो 6 बाय एक्स में हम 6 को बाहर लिखेंगे, 1 बाय एक्स डी एक्स,
और 7 को बाहर कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पर dx, कांस्टेंट अगर सिर्फ है तो वो बाहर होगा और उसके साथ dx, ठीक है। फाई cos x का क्या होता है, sin x, अभी हमने आपको बताया है। 3 ax का ex होता है, 6 1/x का log mod x होता है, log मॉडुलस ऑफ x, प्लस 7 और dx का x, और यहाँ पर हर एक टर्म के साथ कांस्टेंट होता है, तो हमें हर एक टर्म के साथ कांस्टेंट नहीं लिखना है, सारे टर्म का हमें इंटीग्रेशन विदाउट कांस्टेंट लिखना है। और लास्ट में जब सारे टर्म का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो लास्ट में एक सिंगल सी, आंसर में सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट सी लगाएंगे, ठीक है। यह इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन है यहाँ पर 3/1 + x², 3/1 + x² माइनस sin x प्लस px + 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे, चूँकि बहुत सारे टर्म का इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले हम इसे अलग कर लेते हैं। तो 3/1 + x² का मतलब 3 × 1/1 + x² होता है, तो इसे हम लिखेंगे 3 × 1/1 + x² लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस है और यहाँ dx आपको देना ज़रूरी है, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट टर्म में sin x, और यहाँ पर sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर सिर्फ sin x dx लिखेंगे। यहाँ पे px में किसे कांस्टेंट समझेंगे और किसे वेरिएबल, तो ये आपको देखना है d के साथ क्या है। d के साथ x है, इसलिए वेरिएबल x होगा और यह कांस्टेंट हो जाएगा। तो p को हम बाहर लिखेंगे और यहाँ पे x dx, और 1 dx को सिर्फ dx लिखते हैं, बाहर में 1 लिखने से कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, p और यहाँ पे x मतलब x का पावर 1 है, यहाँ पे x²/2 लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं x पे पावर जो होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ x का x²/2 और dx का x + c, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर d tan इनवर्स x माइनस cos x एंड p x²/2 + x + c, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप अच्छे से यहाँ पर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर पेशेंसली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आइए अब डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बारे में आपको बताएं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल देंगे, और इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के फार्मूला को ही यूज़ करेंगे, बस इसके 1-2 रूल्स हैं, उसे आपको यूज़ करके उन फार्मूला को लगाकर इसके सिंप्लीफिकेशन करने होते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। एक फंक्शन है स्मॉल f(x) और इसका इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आता है कैपिटल Fx + c, और जानते हैं यह कहलाता है कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और इसी में अगर कुछ हमें इस तरह का दिख जाए a b, या नीचे हम b लिखते हैं b a, यही इंटीग्रल fx dx कुछ इस तरह से दिखे, ऊपर भी एक नंबर हो नीचे भी एक वैल्यू है, तो यह कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल, कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और यह डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, और यह सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर है, जो 2 यहाँ पे नंबर हैं, यह डेफिनिट इंटीग्रल्स के लिमिट्स कहलाते हैं, ठीक है।
नीचे जो नंबर होता है यह कहलाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और यह ऊपर वाला कहलाता है, इस इंटीग्रेशन सिंबल के अबव जो नंबर होता है यह कहलाता है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल को इस तरह से पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल के सिंबल के ऊपर किसी भी तरह के नंबर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल्स के अंडर आपको इंटीग्रेशन के सिंबल्स के ऊपर और नीचे हमेशा 2 वैल्यूज़ दिखाई देंगे, जो कि इसके लिमिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? तो इसका वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंड ए डी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस लिमिट्स को, जो अपर और लोअर लिमिट है, इसको यहाँ पर भूल जाना है। तो भूल जाने के बाद हमें यहाँ पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन देखना है क्या होता है, या आप मालूम कर लेंगे फार्मूला लगा के, जो भी हमने आपको बताया है, इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन वाले पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करके इसके ऊपर ए और इसके नीचे बी सबसे पहले लिखेंगे, मतलब इसे एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन अब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अब जो यह हमें एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, इसका वैल्यू अपर लिमिट ए पे, जो कि एफ ए होगा, या कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू ए पे, जो कि कैपिटल एफ ए, उसके बाद माइनस तुरंत लिखना है, और फिर इसी फंक्शन का वैल्यू लोअर लिमिट बी पर। यही इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 0 1। ठीक है, हमने यह लिखा है। तो अभी सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो जिसमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 बाहर हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन, और 5 बाहर हो जाएगा dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जानते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 होगा, 2x का यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और 5dx का 5x प्लस सी होगा, और यह 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इसका आंसर इस देयरफॉर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का आंसर हमें एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी मिला है। तो हम इसके आंसर में से सिर्फ जो फंक्शन वाला पार्ट है यहाँ तक को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल का हमें वैल्यू मिल चुका है, तो अब इसके डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें हमें लिमिट्स को यूज़ करना है। तो देयरफॉर 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx निकालने के लिए इसका जो यहाँ पर यह जो पोर्शन है जिसमें हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, या फंक्शन वाले पार्ट को लिखते हैं पहले ही, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन वाले पार्ट को लिखकर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, और अपर लिमिट हम 1 लिखेंगे और लोअर लिमिट 0। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू सबसे पहले 1 पे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 1 क्यूब बाई 3 एक्स के प्लेस पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट जो भी है 1 है तो हम 1 लिखेंगे एक्स के प्लेस पे, अगर 2 होता तो 2 लिखते, माइनस होता तो माइनस, जो भी नंबर होता वो लिखते। 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद तुरंत हम साइन लिखेंगे माइनस, जो कि यहाँ पर
वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए माइनस वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट बी। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं लोअर लिमिट जो कि 0 है। 0³/3 0² 5 × 0। तो 1 का क्यूब 1 होता है, यह 1 और यह 5 × 1 = 5, ठीक है। और हम जानते हैं इधर सब 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0। अब 516, ठीक है। तो इसका यहाँ पर वैल्यू 1/3 + 6 मतलब 6 3 = 18 + 1 19/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर 19/3। इस तरह से इसका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू 19/3 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, दूसरे क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली इवेलुएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है cos x - sin x dx 0 से π/2, ठीक है। cos x - sin x का डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 रेडियन। π/2 रेडियन आप जानते होंगे 90 डिग्री के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर हम सीधा cos x और sin x इसे रफ वर्क कर लेते हैं। cos x - sin x dx। तो जिसमें हमें cos x का इंटीग्रेशन सबसे पहले करना होता है, तो cos x का हम जानते हैं क्या होता है sin x, उसके बाद माइनस है, और sin x का हम जानते हैं माइनस cos x होता है प्लस c। तो हम इस तरह के ऑपरेशंस को यहाँ पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर cos x का sin x, अब माइनस है, उसके बाद फिर sin x का माइनस cos x, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे विदाउट c लिखकर, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x है इसमें हम अपर लिमिट π/2 की वैल्यू को रखेंगे। तो sin π/2 यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड cos π/2, इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। उसके बाद माइनस, फिर इस पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू लोअर लिमिट पर हम फाइंड करेंगे। तो sin 0 प्लस cos 0। sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, ठीक है। sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। यह 1 - 1 0। तो यहाँ पे इसका आंसर 0, ठीक है। इसका आंसर 0 होगा, ओके। इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रल्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके काफ़ी रूल्स नहीं होते हैं, बल्कि यही एक बेसिक रूल्स है, और बेसिकली इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के ही फार्मूला और उसके रूल्स काम में आते हैं, ठीक है। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग फिजिक्स में इसके काफ़ी यूजेस आपको मिलेंगे, और इसके मीनिंग्स को आप अच्छे से समझें। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग या थ्योरेटिकल मीनिंग्स कह सकते हैं। इफ y = fx इज ए फंक्शन, y = fx फंक्शन है, तो देन fx dx a b। अगर y = fx एक फंक्शन है, जानते हैं बेसिकली जो भी यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करते हैं, जिस भी यहाँ पर टर्म्स का करते हैं वह फंक्शन होता है, ठीक है। और फंक्शन का हमेशा एक ग्राफ होता है जिसे फंक्शन का कर्व कहा जाता है, ठीक है। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अब fx dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, यह रिप्रेजेंट करता है एक एरिया को। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स एरिया, ठीक है, एरिया। तो एरिया हमेशा क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर का होता है, और क्लोज्ड फिगर किससे बनता है, बाउंड्री से बनता है। तो इट रिप्रेजेंट्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो यह एरिया जिस भी कर्व से इनक्लोज होकर बनेगा, तो उसमें हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो बाय द कर्व, जो एक्चुअल फंक्शन है उसका कर्व, y = fx, एंड यह दोनों लिमिट
जो कि जानते हैं x का ही वैल्यूज़ होता है, क्योंकि लास्ट में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x के प्लेस पे रखते हैं। तो x इक्वल्स टू a लाइन है, x इक्वल्स टू b लाइन है, एंड dx में d को अगर हम हटा दें तो dx, x मतलब x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है किसको? एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है कौन? डेफिनिट इंटीग्रल। और एरिया हमेशा एक क्लोज्ड फिगर का होता है, और वह क्लोज्ड फिगर बनता है बहुत सारे कर्व के बाउंड्री से। तो यहाँ पर जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे क्लोज्ड जो फिगर फॉर्म करता है, जो बनाता है, उसमें पार्टिसिपेशन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व का, फिर x इक्वल्स टू a या इस लाइन का, दूसरा x इक्वल्स टू b लाइन का, और dx में अगर यहाँ पे dx है तो x एक्सिस का। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अगर एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से, अगर हम मान लेते हैं यह y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, बहुत हो सकता है यहाँ से वहाँ तक या बहुत दूर तक, और यह x इक्वल्स टू a और यह x इक्वल्स टू b, दो पॉइंट है यहाँ पर, यह दो वैल्यू है x एक्सिस पे। तो x इक्वल्स टू a, यह आपको मालूम होना चाहिए रिप्रेजेंट्स ए लाइन। यह x इक्वल्स टू a एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमेशा पैरेलल होगा y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस, एंड यह पास करेगा, पास करेगा। अगर x इक्वल्स टू a है तो यह a, 0 से पास करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, x इक्वल्स टू a यह एक स्ट्रेट लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और यह पास करेगा a, 0 से। वही अगर y इक्वल्स टू a होगा तो यह लाइन फिर से होगा, लेकिन यह x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू a, इस पॉइंट को x इक्वल्स टू a अगर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, और यह पॉइंट अगर b है, यह अगर a है और यह b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा b0। तो x इक्वल्स टू a, यह x इक्वल्स टू a था, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b0। तो x इक्वल्स टू a0 से होता हुआ जो लाइन यहाँ पे पैरेलल होगा y एक्सिस का, यह जो लाइन आपको दिख रहा है जो a, 0 से पास कर रहा है, तो यह लाइन रिप्रेजेंट करेगा x इक्वल्स टू a को। उसी तरह से यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि b, 0 से पास करेगा, b, 0 इस पॉइंट से पास करेगा, और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू b। ठीक है, और यह x एक्सिस का इतना सा पोर्शन। तो अब यहाँ पर यह जो रिप्रेजेंट करेगा एक एरिया को, उसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स का यह इतना सा पोर्शन आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का सारा पोर्शन ही इसमें इस क्लोज्ड फिगर को बनाने में हेल्प करेगा, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स का ये कर्व है, इसका इतना सा पोर्शन, x इक्वल्स टू a यह एक लाइन होता है जो कि इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड होता है, तो इसका इतना सा पोर्शन, यह x इक्वल्स टू b का इतना सा पोर्शन, और x एक्सिस का इतना सा पोर्शन मिलकर आप देख सकते हैं यह एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है। तो इसका जो एरिया होगा, यह जो एरिया होगा, ये इसका एरिया जो होगा यह आपका इस डेफिनिट इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, यह इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको एकदम आसानी से समझा देते हैं इसको, बट आपको ये थ्योरेटिकल मीनिंग याद रखने हैं कि जब भी इस तरह के सिचुएशन होंगे, ठीक है, और तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू इन सारे कर्व से बना हुआ एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और एक चीज़ और, इसके अंदर अगर हम एक स्ट्राइप ड्रॉ करते हैं, स्ट्राइप मतलब बहुत ही पतली सी लाइन, बहुत ही पतली सी, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक रीजन ड्रॉ करते हैं, तो यह आप देख सकते हैं यह जो हाइट वाला पोर्शन है यह y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यह y होगा, यह y होगा। और यह जो बहुत ही नैरो पोर्शन है यह x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यह बहुत ही नैरो होगा, और इसे हम dx लिखते हैं। यह जो यहाँ पर यह पोर्शन है, यह पोर्शन, यह dx, ठीक है। और इसका एरिया, यह जो वर्टिकल स्ट्राइप होता है इसका एरिया जानते हैं, यह एक तरह से देख सकते हैं यह एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो यह y लेंथ इंटू विड्थ, तो यह इसका लेंथ हो जाएगा और यह विड्थ हो जाएगा, तो इसका एरिया, यह वर्टिकल स्ट्राइप का एरिया y dx। ठीक है,
तो एक्चुअल में यह जो एरिया है, यह जो पूरा एरिया है, यह इस एलिमेंट्री एरिया, इस तरह के बहुत सारे एरिया का समेसन होता है, ठीक है। तो देन वाई डी एक्स ए से बी, वाई डी एक्स ए से बी कहने का मतलब ए बी, और वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर इस एलिमेंट्री एरिया, यह रीजन हम इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया से, यह वाई डी एक्स, ये इसको आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है एलिमेंट्री एरिया, ELEMEN एलिमेंट्री एरिया। तो एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही छोटे छोटे एरिया का सम होता है, ठीक है। और यह पूरा जो रीजन होगा, इसका एरिया हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान से एग्जांपल लेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, और आप इसे समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4 dx 2 3, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है हमें। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स 2 3, तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर यह एफ एक्स जो 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो देयरफॉर यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 2 है, फिर x इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पर डी एक्स एक्सिस। तो वैसे अगर देखा जाए इसका आंसर अगर हम निकालेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स 2 3, 4 बाहर होगा और डी एक्स का x होता है 2 3, तो 4 और 3 माइनस 2 मतलब 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन बाय प्रोसेस करेंगे तो आंसर 4 आता है, और अगर हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो हमें एक एरिया मिलेगा जिसका आंसर भी 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आसानी से हम यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है वह y इक्वल्स टू एफ एक्स का होता है, यह दोनों x का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लिखे हैं y के जगह पे एफ एक्स डी एक्स 2 3, मतलब यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 4 है, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का वैल्यू 4 है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। अब y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 जानते हैं यह स्ट्रेट लाइन होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा और 0,4 से पास करेगा। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर यह 1 मतलब यह मान लेते हैं यह लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और यह पास कर रहा है 0,4 से, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 2, यह 2 0 से पास करेगा, x इक्वल्स टू 3, यह 3 0 से पास करेगा, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, ठीक है। यह 2 लाइन हो गया, और यह x एक्सिस। तो y इक्वल्स टू 4, अब इस फिगर में देख सकते हैं y इक्वल्स टू 4, तो यह पूरा का पूरा लाइन होगा, लेकिन y इक्वल्स टू 4 का इतना सा पोर्सन, x इक्वल्स टू 2 का इतना सा पोर्सन, x इक्वल्स टू 3 का इतना सा पोर्सन, और x एक्सिस मिलकर यह क्लोज्ड फिगर बना रहा है। इस क्लोज्ड फिगर का एरिया डेफिनेटली 4 आना चाहिए, आसानी से आएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 माइनस 2, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 मतलब यह एक रेक्टेंगल है, यह सब तो परपेंडिकुलर है आप जानते हैं, तो यह रेक्टेंगल है, और यह आपका कितना हो गया 1, और यह हाइट जानते हैं यह 0,4 से जा रहा है, 0,4 से, तो यह कितना होगा 4। तो इस तरह से यह रेक्टेंगल जिसका यह विड्थ 1 यूनिट है और लेंथ 4 यूनिट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4 इंटू 1, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए जो कर्व ड्रॉ किया, और फिर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस से मिलकर जो कर्व हमें यहाँ पर क्लोज्ड कर्व मिला है, इसका एरिया हमने निकाला 4 यूनिट्स, जो कि इसके डेफिनेट इंटीग्रल्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हमेशा एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और एरिया हमेशा एक क्लोज्ड फिगर का होता है जिसे बनाने में बहुत सारे कर्व के पोर्शंस
पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से कर्व के पार्टिसिपेट्स, कौन कौन से कर्व के पोर्शन पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारे आज के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।